नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अपनों का तिरस्कार क्यों। सलोनी अपने ससुराल में नई नई दुल्हन बनकर दरवाजे के बाहर अपने पति के साथ खड़ी अंदर आने का इंतज़ार कर रही है। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है। आज सलोनी भी बहुत खुश है कि उसके माता पिता ने उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी कर दी। सलोनी और विवेक एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। बड़ी मुश्किल से सलोनी ने अपने माता पिता को इस शादी के लिए राज़ी किया था। हालांकि लड़के में कोई कमी नहीं थी, बस सलोनी के माता पिता को एक ही चीज़ पसंद नहीं आती थी कि सलोनी का ससुराल बहुत ही छोटा है। उसके परिवार में सिर्फ सास ससुर ही है। उनका एक ही बेटा है विवेक, जबकि सलोनी के मायके में तो भरा पूरा परिवार है। 2 चाचा हैं, चाची हैं, एक ताऊ हैं, 2 बुआ हैं। भरा पूरा परिवार है। 18 से 20 लोगों का सलोनी का संयुक्त परिवार है। सलोनी हमेशा से संयुक्त परिवार में ही रही है। सलोनी के पिता को लगता था कि हम अपनी बेटी के लिए भी एक ऐसा संयुक्त परिवार ही ढूंढेंगे जहां उसको मायके की कमी न महसूस हो। उसे ऐसा न लगे कि घर में कोई बात करने के लिए नहीं है। लेकिन जैसे तैसे माँ की समझाने पर सलोनी के पिताजी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज जब शादी करने के बाद सलोनी अपनी ससुराल की दहलीज पर बहू बनकर खड़ी है तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी सासू माँ कांता जी एक बड़ा सा थार लाकर कहती हैं, आज तो मैं अपनी बहू की आरती उतारूंगी। आज मेरे इकलौते बेटे की शादी हुई है। मेरी बहू घर में आई है। खुशी के मारे कांता जी फूली नहीं समा रही थीं। दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू की आरती उतारती हैं। उसके बाद सलोनी का गृह प्रवेश होता है। शादी के 1-2 दिन में ही घर के सारे रिश्तेदार अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब घर में सलोनी की सास ससुर और उसका पति ही है। सलोनी कहती है, विवेक सभी लोग इतने जल्दी क्यों चले गए? शादी में तो बहुत दिनों तक रुकते हैं, फिर आपके इधर कोई क्यों नहीं रुकता? मेरी अभी घर पर मम्मी से बात हुई थी। मेरे घर में तो दोनों बुआ फूफा जी, उनके बच्चे मौसी सभी रुके हुए हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक मैं पग फेरे के लिए उनसे मिलने नहीं जाऊंगी तब तक कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन इधर तो 2 दिन में ही सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। घर बहुत खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ शादी का घर है। हाँ सलोनी, मेरे पापा भी घर में अकेले थे। दादी बाबा के इकलौते बेटे थे और मैं भी अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। अब कोई ख़ास रिश्ते में तो है नहीं। दूर दूर के रिश्ते के हैं तो वह चले गए। मम्मी के परिवार में 2 मौसियाँ थीं और परिवार के लोग थे। वह शादी अटेंड करके अपने अपने घर के लिए निकल गए। मेरे भी कोई भाई बहन नहीं हैं। अब तो तुम्हें छोटे परिवार में रहने की आदत डालनी होगी। शादी के 4 दिन तो सलोनी के ससुराल में फिर भी निकल जाते हैं। उसके बाद वह पग फेरे के लिए अपने मायके मम्मी पापा से मिलने के लिए आ जाती हैं। मायके में सलोनी के 2 दिन कैसे निकल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा परिवार है, आसपास चाचा चाची के घर हैं। सभी लोग सलोनी के पास बैठे रहते हैं, सलोनी से बातें करते हैं। कभी चाचा के घर खाने पर जाना है तो कभी ताई के घर नाश्ते पर जाना है। यही सब चलता रहता है। 2 दिन बाद विवेक सलोनी को लेने के लिए आ गया। सलोनी भारी मन से अपने ससुराल आ गई। धीरे धीरे करके ससुराल के कामों को भी उसने संभाल लिया। सलोनी के आने के दूसरे दिन ही कांता जी सुबह सुबह सलोनी के दरवाजे पर खड़ी होकर सलोनी पर चिल्लाने लगी, अरे सलोनी, अभी तुम उठी तक नहीं? देखो तो सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक सो रही हो। मुझे तो 6:30 बजे तक चाय पीने की आदत है। जल्दी से उठकर नहाकर रसोई में आ जाओ। सलोनी हड़बड़ाकर उठी और विवेक से बोली, क्या विवेक, इतनी सुबह सुबह घर में उठना पड़ेगा? इतनी सुबह उठकर मैं करूँगी भी क्या? अरे सलोनी, तुम माँ के लिए चाय बना कर आ जाओ, उसके बाद फिर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाना। सलोनी रसोई में जाकर अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाती है। उसके ससुर जी सुबह सुबह घूमने के लिए गए थे और वह तो लगभग 8 बजे तक घूम कर आते हैं, तो 8 बजे ही आकर अपनी चाय पीते हैं। कांता जी रसोई में आकर सलोनी को देखती हैं कि उसने तो कल के ही कपड़े पहन रखे हैं। वह फिर से चिल्लाते हुए कहती हैं, क्यों सलोनी, मैंने तुमसे कहा था कि रसोई में नहा कर आना।
बिना नहाए रसोई में आने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। तुमने सारी रसोई गंदी कर दी। अब मुझे पूरी सफाई करनी पड़ेगी। सासू माँ के गुस्से में देखकर सलोनी डर जाती है। कहती है, माँ जी, मेरे नहाने या न नहाने से रसोई कैसे गंदी हो जाएगी? मैं तो सिर्फ आपकी चाय बनाने के लिए आई थी, और इतनी सुबह सुबह नहाकर क्या करूँगी? आराम से नहाऊंगी। अपनी बहू के मुंह से जवाब सुनकर के कांता जी गुस्से में लाल होकर कहती हैं, बहू, यह तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम अपने हिसाब से सब कुछ करोगी। यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने इस घर के कुछ नियम कानून बनाए हैं जिनको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अब तुम जा कर के नहा लो, और आइंदा से ध्यान रखना कि रसोई में बिना नहाए प्रवेश मत करना। ससुराल में नई नई आई हो। सलोनी अपनी सास को गुस्से में देख करके डर जाती है। कमरे में आकर विवेक से कुछ कहती है, लेकिन विवेक तो अभी तक चादर तानकर सो रहा है। सलोनी चुपचाप से नहाने के लिए चली गई। नहा कर आई तो फिर उसने अपने लिए, ससुर जी के लिए, विवेक के लिए चाय बनाई। उसके बाद खाने की तैयारी करने में लग गई। खाने में सलोनी ने फ्रिज से आलू गोभी की सब्जी निकाल कर बना दी और साथ ही दाल बना दी। जिस समय सलोनी रसोई में खाना बना रही थी, उस समय सलोनी की सास अपने कमरे में बैठी रामायण का पाठ कर रही थी। जैसे ही उन्हें सब्जी छौंकने की खुशबू आई, वह अपने पाठ को जल्दी जल्दी पूरा करके रसोई में आकर कहती हैं, सलोनी, क्या कर रही हो? माँ जी, मैंने सब्जी बना ली है, दाल भी चढ़ा दी है, बस रोटियां बनानी हैं। क्या तुमने मुझसे बिना पूछे ही सब्जी बना ली? मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या सब्जी बनेगी? इस घर में मेरी इतनी भी इज्जत नहीं बची कि बहू मुझसे पूछकर सब्जी बनाए। एक ही दिन में 2 बार अपनी सास की डांट खाकर सलोनी को इतना तो समझ में आ गया था कि उसकी सास बहुत ही गुस्से वाली और तेज तर्राट औरत है। उनके सामने घर में किसी की नहीं चलती। ना तो ससुर जी कुछ बोल पाते हैं और ना ही विवेक कुछ बोलता है। धीरे धीरे समय निकलता गया। पूरा 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में कितनी बार सलोनी ने अपनी सासू माँ की डांट खाई थी। कांता जी सबका खाना हो जाने के बाद रात में एक प्लास्टिक के कटोरे में 1 कप दूध और उसमें 1 कप पानी मिलाकर 2 रोटियां डाल देती थीं और छत पर ले जाती। अगर कभी सलोनी की नज़र अपनी सासू माँ की तरफ पड़ जाती तो सासू माँ उस दूध के कटोरे को अपनी साड़ी के पल्लू से ढक लेती। सीढ़ियों पर चढ़ती हुई छत पर चली जाती। कई बार सलोनी का मन हुआ कि अपनी सासू माँ से पूछ लें कि आखिर वह छत पर किसके लिए खाना ले जाती हैं, और वह भी इतना रूखा सूखा। हो सकता है पक्षियों को डालने के लिए जाती हूँ। यही सोचकर सलोनी ने अपने मन को समझा लिया, क्योंकि सासू माँ से पूछने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अगर सासू माँ से कुछ पूछती तो पता नहीं वह क्या कहेंगी, वह कहीं गुस्सा न करें। एक दिन कांता जी पास में ही बांके बिहारी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गई हुई थीं। सलोनी हाल में सफाई कर रही थी। तभी उसे ऊपर छत पर किसी के कराने की आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा जैसे छत में कोई बुला रहा हो, आवाज़ दे रहा हो। सलोनी अपने काम को छोड़कर छत पर जाने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सलोनी 3 से 4 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाती है कि तब तक उसकी सास कांता जी घर में आ गईं। सलोनी को छत पर जाते देख घबराकर उसके हाथ से प्रसाद का डिब्बा छूट गया और वह सलोनी का हाथ पकड़कर धड़ धड़ नीचे ले आई। चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुम नई नवेली हो, घर में 2 महीने भी नहीं हुए और झांक ताक चालू कर दी और छत पर भी जाने लगी। घर में नीचे आराम से रहो, छत पर या घर के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसकी सासू माँ इतना गुस्सा हो रही हैं। अरे, अपने घर की छत पे ही तो जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन कांता जी सलोनी से कहती हैं, बहू, मुझे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना है। मेरे भतीजे की शादी है। तुम आराम से नीचे ही रहना, छत पर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। सुनो जी, तुम ज़रा पास की ही दुकान से 1 पैकेट ब्रेड ले आओ, मुझे ऊपर वाले कमरे में रखना है। सलोनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसकी सासू माँ रोज़ रोज़ छत पर खाना लेकर क्यों जाती हैं। आखिरकार छत पर है कौन जिसके लिए वह खाना ले जाती हैं, और अब 2 दिन के लिए मायके जा रही हैं तो ब्रेड का पैकेट मंगवाया है छत पर रखने के लिए। मन ही मन सलोनी सोचती है, सासू माँ को जाने दो, उसके बाद मैं ज़रूर पता करके रहूँगी कि आखिर छत पर स्टोर रूम में ऐसा क्या राज है
जहाँ पर सासू माँ मुझे जाने से मना करती हैं। आखिर कौन है उधर? अगले ही दिन कांता जी अपने मायके के लिए निकल जाती हैं। विवेक भी अपने ऑफिस चला गया और ससुर जी अपने कमरे में लेटकर आराम कर रहे थे। मौका पाते ही सलोनी दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर पहुंच गई। छत के कोने में एक स्टोर रूम बना था। धीरे धीरे सलोनी कमरे में प्रवेश करती है तो सलोनी के पैरों की पायल की आवाज़ सुनकर कमरे के अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है बाहर? सलोनी पहले तो उस आवाज़ को सुनकर डर गई। उसने चारों ओर देखा तो कोई भी नहीं था। खिड़की से झांक कर देखा तो उसे कमरे के अंदर कोई भी नजर नहीं आया। चारों तरफ घर का सामान भरा हुआ था। एक तरफ कूलर रखा हुआ था, एक तरफ टूटा हुआ पंखा और पलंग भी पड़ा था। घर के मटके और भी पता नहीं क्या क्या सामान था जो उस कमरे में भरा पड़ा था। उस कमरे में एक चारपाई बिछाने तक की जगह नहीं थी। सलोनी को लगा कि शायद कमरे में कोई नहीं है। वह वापस से जाने लगी। पीछे से कमरा खटखटाने की आवाज़ आई। सलोनी मुड़कर वापस कमरे की तरफ गई। धीरे से कमरा का दरवाज़ा खोला जिसकी कुंडी बाहर से बंद थी। कमरे का नज़ारा देखकर सलोनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस स्टोर रूम के कोने में फटी सी दरी बिछी हुई थी। उस दरी पर एक ही कंबल रखा था। दरी के एक कोने में जीर्ण सीर्ण काया के एक दादाजी बैठे हुए थे जिनको देखने से लग रहा था कि वह कम से कम 80 बरस के हैं। पेट पिचक कर आंतों में मिल गया। हाथों पर ऐसे लग रहा कि चमड़ी की एक परत चढ़ा दी गई हो, बाकी हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं। दादाजी का शरीर कांप रहा है। सलोनी को देखकर वह दादाजी भी डर जाते हैं। सलोनी हिम्मत करके पूछती है, आप कौन हो और इस कमरे में बंद क्यों हो? पहले तो वह दादाजी कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ अपने हाथ से इशारा करते हैं, तुम जाओ इस कमरे से और कमरे को बंद कर दो। सलोनी इतना तो समझ जाती है कि उसकी सासू माँ जो दूध पानी लेकर आती थीं वह शायद इन्हीं के लिए लाती थीं। सलोनी कहती है, आप चिंता मत करो, मैं तो इस घर की बहू हूँ, कोई पराई नहीं हूँ। मैं अभी 2 महीने पहले इस घर में ब्याह कर आई हूँ। मैं इस घर के बेटे विवेक की पत्नी हूँ। लेकिन आप कौन हैं? विवेक की पत्नी सुनकर दादाजी की आंखों से आंसू आ गए और फपक फपक कर रोने लगे। बेटा, मैं विवेक का दादा हूँ। दादाजी सुनकर सलोनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आप दादाजी हैं तो इधर कमरे में बंद क्यों हैं? आप हम सबके साथ नीचे क्यों नहीं रहते? बेटा, मेरी बहू को पसंद नहीं कि मैं नीचे रहूं। मुझे बहुत समय पहले दमा की बीमारी हुई थी। मेरी दमा की बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी बहू कांता को छुआछूत की बीमारी है। उसने मुझे ऊपर छत पर स्टोर रूम दे दिया कि तुम इधर ही रहोगे, तुम्हें दमा की बीमारी है, नीचे खांस खांस कर बीमारियां फैलाओगे और हम सबको भी बीमार कर दोगे। बहू ने मुझे स्टोर रूम में डाल दिया। मेरा खाना भी ऊपर छत पर दे जाती है। मैं तो पूरे 6 महीने से नीचे नहीं गया। बहू भरपेट खाना भी नहीं देती। मैंने अपनी बहू से कितनी बार हाथ पैर जोड़े कि बहू मुझे नीचे ले चल। मेरा तो इधर इस छोटे से कमरे में दम घुटता है, लेकिन बहू सुनती ही नहीं। अगर ज़्यादा कुछ कहूँ तो मुझे थप्पड़ भी मारती है। अपनी सास के ऐसे कारनामे सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी सास अपने बूढ़े ससुर के साथ ऐसा भी कर सकती है। और दादाजी, पापा जी और विवेक से कुछ नहीं कहते। बहू उन दोनों की तो कुछ चलती ही नहीं है। दोनों को तुम्हारी सास ने अच्छे से डांट कर रखा है कि अगर कोई भी उनसे जाकर मिलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार बेटा मुझसे मिलने आया तो तुम्हारी सास ने घर में बहुत कलह किया था और तो और अपने मायके चली गई थी। इसलिए कांता के डर से कोई मुझसे मिलने नहीं आता। मैं तो भगवान से कितनी बार विनती कर चुका हूँ कि मुझे अब इस दुनिया से उठा ले। मुझे नहीं जीना, अब मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जाती। लेकिन क्या करें, भगवान है कि सुनते ही नहीं। संयुक्त परिवार में रहने वाली सलोनी को दादाजी की यह हालत झंझोड़ कर रख दी। वह मन ही मन सोच लेती है कि वह दादाजी को नीचे सबके साथ रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे सब मान जाएं, और साथ ही साथ अपनी सास को भी सबक जरूर सिखाएगी जो उन्होंने इतने दिनों से दादाजी के साथ किया है। जाते जाते सलोनी दादाजी से एक सवाल और पूछती है, मेरी शादी
के समय इतने सारे मेहमान आए थे, तो आपने उनमें से किसी से कुछ भी नहीं कहा कि आपकी बहू आपके साथ इस तरह से व्यवहार करती है? बेटा, शादी के समय तो तुम्हारी सास ने मुझे सरकारी अस्पताल में 4 दिनों के लिए भर्ती कर दिया था और घर में सबको यह बोल दिया था कि उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने भर्ती किया है। सलोनी नीचे से अपने दादाजी के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाई, अपने हाथों से उनको खिलाया। दादाजी के हाथ अपने आप ही सलोनी के सर पर आशीर्वाद देने के लिए बढ़ गए। खुश रहो बेटी, खूब तरक्की करो। जब तक कांता जी घर पर नहीं आई तब तक सलोनी ने अपने दादाजी की खूब सेवा की और उनको भरपेट खाना खिलाया। 2 दिन बाद कांता जी अपने मायके से आ गईं। शादी की भाग दौड़ की वजह से कांता जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सर्दी जुकाम हो गया था। घर पर बहू से कहा कि काढ़ा बना दो। काढ़ा पीने के बाद तो उनकी खांसी एकदम से सूख गई और ऐसी खांसी आती कि सांस लेना भी दूभर हो जाता। अपनी सासू माँ की ऐसी खांसी देख कर के सलोनी शाम के समय अपनी सासू माँ के कमरे में गई और उनको उसी प्लास्टिक के कटोरे में 1 कप दूध, 2 रोटियां और उसी में से 1 कप पानी डालकर ले गई। पास में ही ससुर जी भी बैठे थे। सलोनी जब अपनी सासू माँ के लिए दूध रोटी लेकर गई और कांता जी ने देखा कि बहू तो उसी कटोरे में दूध रोटी लेकर आई है जिस कटोरे में वह अपने ससुर को खाना देती है। कांता जी अपनी बहू पर चिल्लाती हुई कहती हैं, सलोनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्लास्टिक के कटोरे में मुझे दूध रोटी देने की? क्या समझ रखा है मुझे? क्या मैं इंसान नहीं, कोई पालतू जानवर हूँ जो पानी दूध मिलाकर रोटी दे रही हो? सलोनी विनम्रता से कहती है, अरे माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप इतना खांस रही थी। अगर घर के बर्तनों में आपको खाना दूंगी तो हम सबको भी बीमारी लग जाएगी। दरअसल इन 3 महीनों में अपनी सासू माँ की छुआछूत की बीमारी से सलोनी भी परेशान हो गई थी। इसलिए अब उसने सासू माँ की तरकीब से ही उन्हें सबक सिखाने की सोची। अच्छा, मुझे क्या हुआ है? जरा सी खांसी हुई है, उसमें ही तुम सब बीमार हो जाओगे? हाँ माँ जी, आपके खांसने से पूरे घर में वायरस फैल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो जाइए, नीचे सबको बीमार न कर दें। सलोनी की इतनी बात सुनकर कांता जी अपनी चारपाई से उठी और सलोनी को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सलोनी ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। कांता जी सलोनी की हाथ से अपने हाथ को छुड़ा न पाईं। सलोनी कहती है, माँ जी, यह गलती दोबारा मत कर देना। आगे से सोच समझ कर बात करना। आगे से मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। पास में बैठे हुए सलोनी के ससुर को भी आज थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि कांता को कोई तो जवाब देने वाला मिला, क्योंकि अभी तक तो वह अपनी पत्नी से बहुत डरते थे, या ये कहिए कि घर की शांति के लिए चुप रहते थे। सलोनी अपने ससुर और अपने पति विवेक से बात करती है और अपनी सासू माँ को ठीक करने के लिए एक प्लान बनाती है। उस प्लान के मुताबिक अगले दिन ही विवेक और सलोनी कांता जी से कहते हैं, माँ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे डर लगता है कहीं मैं भी आपकी वजह से बीमार ना हो जाऊं। इसलिए मैं और सलोनी इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। आप इस घर में आराम से रहिए, हम इस घर में नहीं रह सकते। पीछे से सलोनी के ससुर जी भी कहते हैं, हाँ बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारी सासू माँ की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, अगर मैं उनके साथ कमरे में रहूँगा तो मैं भी बीमार पड़ जाऊँगा। तीनों लोग अपना अपना सामान पैक करके बाहर आंगन में रख लेते हैं। तभी सलोनी ऊपर छत पर अपने दादाजी को लेने के लिए चली गई। सलोनी को छत पर जाते हुए देख कांता जी उसको रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह नाकाम रहीं। सलोनी उधर से दादाजी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई। नीचे अपने ससुर को देखकर कांता जी दंग रह गईं। उन्हें लगा कि बहू को तो उनकी सारी असलियत पता चल गई है कि मैं अपने ससुर के साथ क्या करती हूँ, इसलिए वह मेरे साथ वही व्यवहार कर रही है जो मैंने अपने ससुर के साथ किया है। और सच में सलोनी अपने दादाजी, अपने पति और ससुर जी को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। 2 दिन बाद ही कांता जी के रोते गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन आता है, बहू तुम वापस आ जाओ, मुझे अकेले इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम सब इस घर से चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूँगी। वह अपने पति को भी फ़ोन करती हूँ, कहती हैं, आप घर पर आ जाओ, आपके बिना अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे रहूँगी तुम सबके बिना। क्यों कांता, आज तुम्हें अकेले अच्छा नहीं लग रहा है?
आज तो तुम्हें अकेले रहते हुए सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं और तुम इस बात को कैसे भूल गई कि तुम 6 महीने से मेरे पिताजी को ऊपर कमरे में अकेला रख रही हो। वह किसी से बात नहीं कर पाते, ना किसी से मिल पाते हैं, ना ही उन्हें भरपेट खाना देती हूँ। तो उन्हें कैसा लगता होगा, ज़रा खुद सोच कर देखो। अगर तुम्हारे साथ भी तुम्हारी बहू ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बहू भी दो टूक जवाब देती है, माँ जी मैं घर में तभी आऊँगी जब आप ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी वजह से हम सब बीमार पड़ जाएंगे। ऊपर अकेले कमरे में रहने की बात से ही कांता जी डर जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने ससुर के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तबीयत ठीक होते ही भागी भागी बहू के मायके पहुंच गईं। सबसे पहले अपने ससुर जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती हैं। मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया वह माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अब हम घर में सब लोग एक साथ रहेंगे। आप भी हमारे साथ नीचे ही कमरे में रहेंगे। हम आपको ऊपर कमरे में नहीं रखेंगे, बस आप लोग हमारे साथ चलो। सलोनी भी यही चाहती थी कि उसकी सासू माँ दादाजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगे। जब उसकी सासू माँ अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती हैं तो सलोनी को देखते ही कांता जी उसके पास जाती हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती हैं। सलोनी अपनी सासू माँ को गले लगकर कहती है, माँ जी आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिससे माफ़ी मांगनी थी वो आपने मांग ली। मैं तो कभी आपके परिवार से अलग रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही संयुक्त परिवार में रही हूँ और मेरे ससुराल में भी तो वैसे भी गिने चुने 5 लोग हैं। उनमें भी आपने दादाजी को पर कमरे में इतने महीनों बंद कर रखा, यही मुझे अच्छा नहीं लगा था। अब जब आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है तो फिर हम सब घर चलने के लिए तैयार हैं। अब सलोनी के दादाजी अपनी बैठक में आराम से रहने लगे। सलोनी सुबह सुबह गरम गरम चाय नाश्ता अपने दादाजी को बैठक में पहुंचा देती है। कमरे में ही उनके लिए एक टीवी लगा दिया गया है, जिससे वे देश दुनिया की खबरें सुनते हैं, 4 लोगों को आते जाते देखते हैं। कुछ दिनों में सलोनी की सेवा से वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। अपनी पोती बहू के सर पर आशीर्वाद देते हुए हाथ फेरते हैं कि बहू सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। दोस्तों, यह बात सच है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग बीमार होते हैं तो उनका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें अलग कमरे में डाल दें, उनसे बात न करें, उनका खाना अलग कर दें। बीमारी में तो उन्हें हमारी और ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे साथ की ज़रूरत होती है, हमसे बात करने की ज़रूरत होती है। अकेलेपन में तो आदमी वैसे भी आधे से ज़्यादा बीमार हो जाता है। अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, उनके साथ थोड़ा सा समय निकाल कर बातें करिए, देखिए उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी उनके साथ बैठकर कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, मैं कहानी यहीं से समाप्त करती हूँ। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।